स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो सभी स्टडी IQ के व्यूअर्स को मेरी तरफ से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की होली एकदम जोरदार हो एंड डू हैव अ सेफ एंड साउंड होली। तो आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कनेक्टेड है स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। मैं कहूंगा आज हमारी डिस्कशन जुड़ी हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी से। इसरो के बारे में चर्चा करेंगे, एक सैटेलाइट के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग बात करेंगे स्पेस डेब्री के बारे में। तो ये सारे थीम्स हम लोग कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट आज की डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और मेंस के लिए भी आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, काफी अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा अगर कोई सवाल आ जाए जो जुड़ा हुआ रहेगा विथ स्पेस डेब्री। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, एक टर्म को आपको समझाना है और वो टर्म है केस्लर सिंड्रोम। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी ने इस टर्म को पहले भी सुना होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी चर्चा की हुई है। लेकिन इसके ऊपर एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है। अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं जहां पे मैं केस्लर सिंड्रोम आपको दे दूं और एक ऑप्शन में कह दूं कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, केस्लर सिंड्रोम इज नॉट कनेक्टेड टू योर जीन्स। केस्लर सिंड्रोम इज कनेक्टेड टू स्पेस। ये स्पेस से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये जुड़ा हुआ है स्पेस डेब्री से जुड़ा हुआ, यानी कि स्पेस का जो कूड़ा होता है उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है केस्लर सिंड्रोम। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आप तो करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन पहले इस चीज के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग करंट टॉपिक पे आते हैं, तो और भी ज्यादा कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी और भी अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। तो ये केस्लर सिंड्रोम है क्या? देखिए, एक साइंटिस्ट था डोनाल्ड जे केस्लर करके, नासा का साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केस्लर, और इस साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया केस्लर सिंड्रोम करके। डोनाल्ड केस्लर ने बताया कि हम लोग रिसेंट टाइम्स पे, स्पेशली 1970s के बाद, हम लोग इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जियो ऑर्बिट में। तो एक समय ऐसा आएगा कि सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे धरती के ऑर्बिट्स में, और अगर सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सैटेलाइट की लाइफ टाइम कितनी होती है, 20 साल, 25 साल, उससे भी कम होती है। इनफैक्ट मैं आपको हायर नंबर बता रहा हूं, 20-25 साल ऑन एन एवरेज। तो अगर एक सैटेलाइट यूजलेस हो चुका है, तो अगर वो सैटेलाइट जाके किसी दूसरे सैटेलाइट या फिर किसी दूसरे ऑर्बिटल बॉडी से कोलाइड कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में अगर वो टुकड़े किसी ऑर्बिट को पकड़ लेंगे तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? ह्यूज होगी, है ना? क्योंकि अब जैसे अप्रोक्सीमेट नंबर आपको बताऊं तो लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है, कितनी तेजी से परिक्रमा लगाता है धरती की? अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब इमेजिन कीजिएगा, इतने स्पीड पे कोई एक चीज जाएगी, दूसरे सैटेलाइट से टकराएगी, तो उस सैटेलाइट के चितड़े उड़ जाएंगे, और जो छोटे छोटे चितड़े होंगे वो भी आपको मल्टीपल किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे रिवॉल्व करते रहेंगे अराउंड अर्थ। इसका मतलब क्या है? एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन हो सकता है, और यही कॉन्सेप्ट दिया था डोनाल्ड जे केस्लर ने। अब ये क्यों दिया था? क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए, स्पेस में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। आपको याद होगा, अगर हम लोग 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले हम लोग अप्रोक्सीमेटली सालाना जैसे 800 के आसपास सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे, छोटे मोटे सब मिलाकर। लेकिन अभी हम लोग सालाना 5000 के आसपास सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग सैटेलाइट, बट सारे माइक्रो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट्स, मैक्रो सैटेलाइट, सारे सैटेलाइट्स मिलकर, क्योंकि अलग अलग सैटेलाइट लॉन्चिंग बॉडीज बन चुकी हैं। जैसे हमारी इसरो है, दूसरे देशों की भी है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो बहुत सारे सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं। अभी भी अगर मैं बताऊं आपको, मैक्रो सैटेलाइट जैसे डेटा के अनुसार कितने सैटेलाइट्स अभी रिवॉल्विंग है हमारे ऊपर, एक्टिव सैटेलाइट्स अप्रोक्सीमेटली 8000 प्लस सैटेलाइट्स अभी भी हमारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं, और कई सारे तो यूजलेस भी हो चुके हैं। बिल्कुल है, ठीक है, आपको ये समझना है। और सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कहां पे मिलेंगे? आपको मिलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 किलोमीटर के बीच आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स मिलेंगे। तो केस्लर ने क्या बताया? केस्लर ने बताया कि एक समय ऐसा आएगा कि धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में इतने सारे सैटेलाइट्स हो जाएंगे कि अगर एक सैटेलाइट किसी चीज से टकरा जाएगा तो एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एक सैटेलाइट दूसरे से टकरा जाएगा, दूसरा सैटेलाइट तीसरे से टकरा जाएगा, और कंटिन्यूअसली एक
एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन होगा। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे कम्युनिकेशन ठप। इमेजिन कीजिए कम्युनिकेशन ठप हुई, आपका जीपीएस नहीं चला तो कितनी टेंशन होगी। और ये जो अंतरिक्ष में घूम रहा है यूजलेस सैटेलाइट, ये क्या बना, ये बना आपका स्पेस डेब्री, यानी कि स्पेस का कूड़ा, ये बना स्पेस का जंक, राइट। तो यही है पिक्चराइजेशन कि आज हम लोग यहां पे हैं और आने वाले कुछ समय में प्रोबेबली केसलर सिंड्रोम सही होगा कि नहीं होगा, वी डू नॉट नो, अभी तक तो हमें नहीं पता। अभी स्पेस डेब्री जो है होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स सैटेलाइट है। जैसे एक तो हम लोग लॉन्च करते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका अपर स्टेज हो सकता है। आप जानते हो कि पहला स्टेज एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, दूसरा स्टेज ठीक है एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तीसरा स्टेज शायद आपके ऑर्बिट्स में चला गया होगा, या फिर आपके अबैंडन्ड लॉन्च व्हीकल्स, या फिर सैटेलाइट जो एक्सपायर हो चुके हैं, या फिर नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स है। और आजकल तो हम लोग एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी टेस्ट कर रहे हैं, नहीं। मिशन शक्ति भारत का हुआ था, तो जहां पे हम लोगों ने एक सैटेलाइट को उड़ाया, अब वो जो सैटेलाइट उड़ा उसका डेब्री यानी कि उसका कूड़ा वहीं पे है, कोई उसको जमा नहीं कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें बन जाएंगी आपकी स्पेस डेब्री। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, स्पेस डेब्री को समझने के बाद। अब इस स्पेस डेब्री का हमें एक सोल्यूशन तो चाहिए ना, हमें एक सोल्यूशन तो चाहिए। एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि भैया जिस किसी ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है इंश्योर करे कि उसको आप वापस भी ले आए, या फिर उसके अंदर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी या फिर इस तरह का फ्यूल उसके अंदर मेंटेन करें कि उसको हम लोग डी ऑर्बिट कर सके और वापस एटमॉस्फेयर में ले आए, या फिर एक विश्व लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल स्तर पे कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन की जरूरत है, इजंट इट। ये हमें कॉमन सेंस बताता है। और आज की हमारी डिस्कशन इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अंतरिक्ष में, क्योंकि स्पेस में इतना सारा कूड़ा हो रहा है, तो भारत अपनी तरफ से क्या कर रहा है। देखिए भारत ने ऑलमोस्ट 10-11 साल पहले 2011 में हम लोगों ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था मेगाट्रॉपिक्स। और भारत एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री बनते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है अभी, जहां पे जिस सैटेलाइट को मैंने भेजा था अंतरिक्ष में, उसी सैटेलाइट को मैं वापस ले आऊंगा या फिर उसको वापस एटमॉस्फेयर में ले आऊंगा, उसको बर्न अप कर दूंगा यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि भैया अंतरिक्ष में कूड़ा ना रहे। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय अ नेशन, यही है आज का हमारा डिस्कशन। आप देख सकते हो इसरो का कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑफ मेगाट्रॉपिक्स। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले मेगाट्रॉपिक्स 1 है क्या, ये सैटेलाइट कब हम लोगों ने लॉन्च किया था, क्या इसका काम था, क्या केवल इसरो ने इसको लॉन्च किया था, कैसे लॉन्च किया था, इसका काम क्या था, और अल्टीमेटली हम लोग इसको वापस क्यों ला रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा सर इंडिया ही ये क्यों कर रहा है, क्या दूसरे देशों को भी करना पड़ता है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग। जब भी स्पेस डेब्री पे अगर सवाल आ जाए तो इंडिया हैज बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस मेगाट्रॉपिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस न्यूज। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि होली चल रही है, होली की सेल भी चल रही है स्टडी IQ पे। आप जानते हैं कि हमारा पहला लॉन्ग टर्म बैच 2025 का शुरू हो रहा है। इसकी एडमिशन क्लोज हो रही है 12 मार्च को, 5 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप शुरुआती ओरिएंटेशन हो चुका है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो 2025 के लिए। यहाँ पे 1500 घंटे से भी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए हमारा फिर से कोर्स चल रहा है बैच 5, जिसकी शुरुआत हो रही है 9 मार्च से। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको दोनों कोर्सेस पे हेवी डिस्काउंट चाहिए, होली डिस्काउंट चाहिए, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। इस्तेमाल करें इस कोड को ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिले और काफी और भी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये कोर्सेस मिले। और हमारे जो कोर्सेस है ये कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जहां पे हम लोग काफी कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी आपकी साथ में ही चलेगी, ठीक है। सो सी यू इन द क्लास। चलिए चर्चा पे चलते। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत करने क्या वाला है, एक सैटेलाइट जो हम लोगों ने लॉन्च किया था पहले, जिसका नाम था मेगाट्रॉपिक्स, और ये इसकी पिक्चर है। इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था शार से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा, वहां से हम लोगों ने लॉन्च किया था। अब इसके लिए हम लोगों ने कोलैबोरेशन की थी किसके साथ, फ्रेंच के साथ, फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन की थी, राइट। फ्रांस की जो CNES है इसरो की तरह, उनकी CNES है, फ्रेंच एक्रोनिम है, ठीक है। तो CNES के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया और मेगाट्रॉपिक्स को लॉन्च किया। अब इसका काम क्या था, नाम से ही मेघा, राइट। मेघा मतलब क्या होता है, मेघा मतलब क्लाउड्स, मेघ, क्लाउड्स, और ट्रॉपिक्स बेसिकली फ्रेंच टर्म है फॉर ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं, अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ट्रॉपिक्स में आपको सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है, सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है, इसका मतलब यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया से हीट
ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स। तो इस पूरे फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, वाटर साइकिल को स्टडी करने के लिए, हीट बजट को स्टडी करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स को हम लोगों ने लॉन्च किया था कि ट्रॉपिकल वेदर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसे होता है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू द हायर लैटिट्यूड्स, मॉइस्चर बजट कैसा है अर्थ का, इन सभी चीजों को स्टडी करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स को हम लोगों ने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच स्पेस एजेंसी। अब इसको लॉन्च हम लोगों ने कब किया था? देखिए, इसकी लॉन्च की तारीख है 12 अक्टूबर 2011, राइट, यानी कि ऑलमोस्ट 12 इयर्स बिफोर हम लोगों ने इसको भेजा था। ठीक है, अब हम इसको वापस डी ऑर्बिट करने वाले। इसको कहां भेजा था? देखिए, इसका वेट था, जो लिफ्ट ऑफ मास था कंप्लीटली, वो था 1000 kg। इसको हम लोगों ने भेजा था लो अर्थ ऑर्बिट में, ऑर्बिटल हाइट थी 867 किलोमीटर्स। इसके साथ अभी भी जैसे इसका एल्टीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल के लिए हम लोगों ने इसके साथ गायरोस भेजे थे, सेंसर्स भेजे थे और फ्यूल भी भेजा था, जैसे हाइड्रोजन। इसके अंदर ये कहा जाता है कि अभी भी ऑलमोस्ट 100 kg से भी ज्यादा हाइड्रोजन बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके इसको डीऑर्बिट कराया जाएगा, ये बताया गया। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल्स है। हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था PSLV C18 लॉन्च व्हीकल, PSLV C18। अब इस मेगा ट्रॉपिक्स के साथ हम लोगों ने कुछ और भी चीजें भेजी, यानी कि मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट के साथ हम लोगों ने पेलोड भेजा था, जहां पे हमें एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? वेदर पैटर्न, वाटर साइकिल, मॉइस्चर बजट, हीट बजट हमें एनालाइज करना है। तो उसका मतलब क्या है? हम लोगों ने भेजा था माइक्रोवेव एनालिसिस फॉर डिटेक्शन ऑफ रेन एंड एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, एक इसका नाम था मद्रास। साउंड प्रोबिंग फॉर ह्यूमिडिटी स्टडी करने के लिए सैफीर भेजा था हम लोगों ने। रेडिएशन बजट के लिए हम लोगों ने एक स्कैनर भेजा था, स्कैरैप। और अल्टीमेटली हम लोगों ने भेजा था रेडियो ओकल्टेशन सेंसर फॉर वर्टिकल प्रोफाइलिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रोजा। मद्रास, सैफीर, स्कैरैप और रोजा, ये 4 हम लोगों ने इसके साथ पेलोड भेजे थे। और पिछले 10-12 सालों में इसने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया, जहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग मिली वेदर की, क्लाइमेट की, मॉइस्चर की, क्लाउड फॉर्मेशन की, हीट बजट की। इसने काफी मदद की है इसरो की, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी की, टू लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस। और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया, सबसे बड़ा सवाल है कि सर देखिए, हम लोगों ने लॉन्च तो किया, क्या अभी हम इसको वापस क्यों ला रहे हैं कि भैया वहीं पे छोड़ देते हैं ना, वी कुड हैव लेफ्ट इट देयर। जैसे इंडिया इसको क्रैश करने वाला है, क्यों? इसरो का ये न्यूज है, इसरो ने बताया हम लोग एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं मार्च 7, 2023 को, जहां पे हम लोगों ने जो सैटेलाइट भेजा था उस सैटेलाइट को हम लोग वापस अर्थ पे लाने वाले हैं और बेसिकली डिस्ट्रॉय करने वाले। डिस्ट्रॉय हो जाए यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे आएगा वो धीरे धीरे फ्रिक्शन से वो जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर बची कुछ चीज अगर अर्थ तक पहुंच भी गई, अर्थ सरफेस तक पहुंच भी गई, तो उसके अंदर कोई हजार्डस चीजें ना होनी चाहिए, ये हम लोग इंश्योर करने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखिए, जब हम लोगों ने मेगा ट्रॉपिक्स को भेजा था 2011 में, इसका लाइफ हम लोगों ने डिसाइड किया था अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स। ओरिजिनली केवल 3 साल था, लेकिन ये चला ऑलमोस्ट 2021 तक, ऑलमोस्ट 10 साल इसने हमें सर्विस दी, बहुत सारे इनपुट्स दिए, और अभी फाइनली हम इसको वापस डी ऑर्बिट करने वाले हैं। डी ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट से हम लोग वापस लाएंगे टुवर्ड्स अर्थ एटमॉस्फेयर, कंट्रोल्ड री एंट्री करानी है। ठीक है, अब सवाल है क्यों करा रहे हैं सर, व्हाई आर वी डूइंग दिस? कि सैटेलाइट को बस वहीं पे छोड़ दो ना यार, क्या टेंशन है कि इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ वहां पे, कि अंतरिक्ष में स्पेस का कूड़ा पड़ा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा यूएस का होगा और रशिया का होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा सैटेलाइट्स तो उन्हीं के होंगे, राइट, कंपल्सरली। तो भैया वहां पे डेब्री तो है, तो क्यों हम लोग कर रहे हैं? देखिए, वी आर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। हम जानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है, और इसके लिए ऑलरेडी UNIADC एक कमिटी है, भारत इसका मेंबर है। मैं आपको थोड़ी देर में UNIADC के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने UNIADC को कमिटमेंट किया हुआ है, वी हैव कमिटेड, इसीलिए हम लोग अभी डी ऑर्बिट करेंगे। देखिए, UNIADC की कुछ गाइडलाइंस है, ये कुछ गाइडलाइंस है, ऑलमोस्ट 2007 में ये गाइडलाइंस आई थी। UNIADC, यूनाइटेड नेशंस IADC स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस है। इनफैक्ट ये जो डॉक्यूमेंट है, हार्डली कुछ 10-12 पन्नों का डॉक्यूमेंट होगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसको मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका ID है राहुल SAI222। ठीक है, यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट को ले सकते हो। इस डॉक्यूमेंट में इस कमिटी ने कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं कि हम लोग क्या करेंगे अगर लो अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, उसकी लाइफ खत्म हो गई तो हम लोग क्या करेंगे।
मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है, अगर उसकी लाइफ खत्म होगी तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जियो ऑर्बिट में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस ला सकते हैं, किस तरह की कोलैबोरेशन हो सकती है, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन है, गाइडलाइंस दी हुई। और इन गाइडलाइंस में लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि हम लोगों ने मेगाट्रॉपिक्स को भेजा था 867 किलोमीटर पे, तो यहां से मुझे उसको वापस लाना है, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस की अगर कोई लियो ऑर्बिट में है तो उसको हम डी ऑर्बिट करेंगे, उसकी लाइफ खत्म होगी तो डी ऑर्बिट करेंगे, कंट्रोल्ड री एंट्री करेंगे, उसकी कंट्रोल्ड री एंट्री करेंगे, ठीक है, और जल जाएगा बेसिकली री एंट्री करने के बाद, या फिर उसको हम लोग और भी लोअर ऑर्बिट में लाएंगे जहां पे उसकी ऑर्बिटल लाइफ होगी 25 ईयर्स। इजी टू रिमूव इट। इसके अलावा अगर वो अर्थ तक पहुंच रहा है तो उसकी पैसिवाइजेशन करनी है। अगर अर्थ सरफेस तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इट्स मास, गलती से पहुंच गया, तो अगर समझ लीजिए टहल रहे कहीं पे, अच्छा अचानक से आके मेगाट्रॉपिक्स गिर जाएगा तो लोग तो परेशान हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब है पैसिवाइजेशन करना है कि पोस्ट मिशन कोई एक्सीडेंटल ब्रेकअप ना हो, साथ ही साथ वहां से कोई हजार्डस रिस्क ना हो, ये इंश्योर करना है सभी को। और क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट की हुई है तो इंडिया इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, तो हम सभी की नज़र इस चीज़ पे है, राइट। तो इसको फॉलो करते हुए रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। आप अपने आंसर राइटिंग में UNIADC स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस के बारे में बता सकते हो। इस मिटिगेशन गाइडलाइन को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी आइडियाज मिलेंगी हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे एक तो डी ऑर्बिटिंग कर सकते हैं, या तो लोअर ऑर्बिट में ला सकते हैं, बहुत सारी दूसरी आइडियाज यहाँ बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन एंड करते हैं इससे। सर ये UNIADC है क्या, आपने बताया यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, संयुक्त राष्ट्र के अंडर है ये, इंटर गवर्नमेंटल स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, राइट। अब इसको हम लोगों ने बनाया था 1993 में ही, जहां पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मिलेंगे, यानी कि सभी देश मिलकर एफर्ट्स डालेंगे ताकि जो भी अंतरिक्ष में कूड़ा कचरा है, डेब्री है अर्थ के अराउंड इन ऑर्बिट्स, उसको हटाए या फिर उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाले। और उसी के तहत इस कमेटी ने गाइडलाइंस भी दिए, 2007 के आसपास इन्होंने गाइडलाइंस भी दिए थे। और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे हम है इसके मेंबर, इसरो आपको यहाँ पे इसका मेंबर मिलेगा। दूसरे मेंबर्स है जैसे कि फ्रांस का CNES है, जाक्सा मिलेगा आपको जापान का, राइट, आपको जर्मन एरोस्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा ऑफ कोर्स रहेगा, राइट, नासा इज ऑफ कोर्स देयर, UK स्पेस एजेंसी है। तो बहुत सारी स्पेस एजेंसीज है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, चाइनीज स्पेस एजेंसी, एवरीबडी इज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, और ये सभी वर्क करते हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर स्पेस डेब्री। तो अभी कनेक्ट किया आपने केस्लर सिंड्रोम के साथ कि केस्लर सिंड्रोम ना हो या फिर केस्लर सिंड्रोम रियलिटी ना बने, इसलिए भारत अपनी तरफ से अपना बिट कर रहा है कि हमने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उस सैटेलाइट को हम लोग डी ऑर्बिट कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली अपने स्पेस के कूड़े के लिए आप जिम्मेवार है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट दिया हुआ है टू UNIADC, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। इसके ऊपर जब भी कोई खबर आएगी तो हम लोग अपडेट जरूर देंगे आप सभी को, लेकिन अगेन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, केस्लर सिंड्रोम के बारे में, स्पेस डेब्री के बारे में, उसके लिए सॉल्यूशंस के बारे में, ये एक इंटरनेशनल या फिर इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एग्जांपल है जो आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है, फीडबैक है, सजेशन, एनीथिंग, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @Rahul Sai 222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगेन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।